तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गई है। हालांकि इन दोनों टीमों के बीच आज इस टूर्नामेंट में लीग मैच खेला जाएगा। इस मैच के नतीजे कोई असर नहीं डालेंगे, सेमीफाइनलिस्ट पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि दोनों टीमों के लिए यह सम्मान की लड़ाई जरूर है, क्योंकि दोनों टीमें अपने पहले दोनों मैच हार चुकी हैं। ऐसे में टूर्नामेंट का समापन दोनों टीमें जीत के साथ करना चाहेंगी। पाकिस्तान के लिए मुकाबला बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि मेजबान है पाकिस्तान। पाकिस्तान इस टूर्नामेंट को होस्ट कर रहा है और इस टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं जीत पाई है। होस्ट ही मैच नहीं जीत पाया है, होस्ट ही बाहर हो गया है। ऐसे में यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान को हरा पाएगी और क्या पाकिस्तान टीम अपने घर पर साख की लड़ाई बचा पाएगी। इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे और हम आपको बता दें कि बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान किसी तरह से कोई भी अहम रोल नहीं निभाएगा, लेकिन लड़ाई पूरी की पूरी साख की होगी, क्योंकि दोनों टीमें सेमीफाइनल से बाहर हो गई हैं। लेकिन शर्म की बात पाकिस्तान के लिए है, क्योंकि पाकिस्तान इस पूरे टूर्नामेंट को होस्ट कर रहा है और पाकिस्तान ही इस टूर्नामेंट से बाहर होगा। आर्थिक परेशानी भी झेलनी पड़ेगी, साथ ही साथ सामाजिक और उन लोगों के लिए जो कह सकते हैं कि स्पोर्ट लवर हैं, जो प्रेमी हैं, खेल प्रेमी हैं, उनके लिए ये बुरी खबर हो सकती है। पाकिस्तान की टीम के लिए बुरी खबर हो सकती है। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पदमपति जी जुड़ चुके हैं इस वक्त, और साथ ही साथ हमारे साथ हुसैन जी जुड़ चुके हैं पाकिस्तान से, और साथ ही साथ मोनू चहल मेरे सहयोगी आज घर पर हैं। कह रहे हैं कि भैया बांग्लादेश और पाकिस्तान का मैच है, क्या फर्क पड़ना है, घर पे रहो, घर में मजे उड़ाओ। मोनू, कैसा लग रहा है? आज मैच देखेंगे या फिर मैच भी नहीं देखेंगे, पूरा रिलैक्स? नहीं यार, मैच तो इनफैक्ट देखना पड़ेगा भाई। होस्ट नेशन है और 1996 के बाद होस्ट कर रहे हैं और आखिरी है इस बार, आखिरी दाव, क्योंकि ये भी क्या पता साख बचा पाएंगे नहीं बचा पाएंगे। पाकिस्तान पर बड़ा सवाल होगा, ना सिर्फ ये मैच बचाने की बात बल्कि बाबर रिजवान पर भी सवाल उठे हैं। क्या वो बैट से अच्छा कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल होगा तमन्ना। बिल्कुल। चलिए पदमपति जी, मुस्कुराहट ये कह रही है कि एक बार फिर से आप मुझे मुबारकबाद देने वाले हैं कल की प्रेडिक्शन को लेकर। दो राय नहीं तमन्ना, तुम्हारी तमन्ना पूरी हुई और एक चमत्कार हो ही गया। सच है, ये चमत्कार से कम नहीं था। जरा सोचो कि 37 रन पर अफगानिस्तान ने अपने टॉप ऑर्डर के 3 विकेट खो दिए थे और वहां से इब्राहिम ने स्कोर बढ़ाना शुरू किया है और पहला अर्धशतक उनका 66 गेंदों पर आया था और अंत जब किया, और मैंने कई बार कहा और हमेशा कहा है कि देखिए, अगर आपको टारगेट देना हो या टारगेट को पार करना हो तो टॉप ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर में किसी एक को आखिरी ओवर तक खड़े रहना होगा। और ये काम इब्राहिम ने बड़ी शिद्दत के साथ किया। आखिरी ओवर में आउट हुए। 177 रन की पारी, 177 रन की पारी मामूली नहीं है, आप ये सोचिए। और उधर दूसरी तरफ इंग्लैंड की तरफ जो रूट ने भी बहुत महान पारी खेली है, लेकिन वो जब जरूरत थी उसके पहले आउट हो गए। 4 ओवर पहले आउट हो जाने का मतलब ये हुआ कि अब उस टीम के लिए स्कोर को ले जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि केवल जो है वो बचे थे कौन, गेंदबाज। लेकिन सर, हम सब इब्राहिम की बात कर रहे हैं। जाहिर तौर पर इब्राहिम ने बहुत अच्छी पारी खेली है, नबी ने अच्छी पारी खेली है, दोनों की पार्टनरशिप बहुत बढ़िया रही, लेकिन कप्तान साहब उनकी कोई बात ही नहीं कर रहा है। 5 विकेट झटके, 40 रन बनाए। हाँ, दो राय नहीं, बहुत अच्छा ऑलराउंडर। और उन्होंने पार्टनरशिप भी की है। हाँ, बहुत जबरदस्त पार्टनरशिप की है उन्होंने इब्राहिम के साथ। बिल्कुल, आप ये देखिए ना, 5 विकेट लिए। और उधर इंग्लैंड की तरफ शुरुआत में देखिए तो आर्चर ने 3 विकेट निकाले थे, लेकिन आर्चर की बाद में खूब जम के पिटाई हुई और उनका कोई गेंदबाज चले नहीं ज्यादा। नतीजा ये हुआ कि 325, मैं जानता हूं ये चेस करने लायक स्कोर था, चेस करने लायक स्कोर था, और आपने भी खुद प्रिडिक्ट किया था कि इतना स्कोर बन जाएगा। इस पिच में अच्छा स्कोर बनता ही है, चेस भी अच्छा होता है। एक बार हुसैन जावेद जी के पास जाती हूँ। सर, आज बांग्लादेश और पाकिस्तान, चलिए आपको आज मौका देती हूँ, बिना सवाल के बोल दीजिए पाकिस्तान पर। देखिए, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। आज का जो मैच है ये एक रस्मी कार्रवाई है, बस वो इसमें कोई ऐसा कोई रोमांच नहीं है, इसमें कोई ऐसी सनसनीखेजी नहीं है। और सोने पे सुहागा ये कि जहाँ एक तरफ बांग्लादेश का कोई आगे जाने का चांस नहीं है, हमारा चांस नहीं है,
लेकिन एक बात जो है जो और ज्यादा खराब है कि यहाँ पर बरसात होने का चांस बहुत ज्यादा, और मैच की उम्मीद लग रही है कि शायद ये मैच जो ये वॉश आउट ना हो जाए, क्योंकि लाहौर से पिंडी तक मैं आपको बता रहा हूँ मुसलसल बरसात हो रही है, तो इसका असर जो है इस मैच के ऊपर हो सकता है। और मैं समझता हूँ अगर मैच हो जाता है, लेट से अगर इसमें बरसात इतना तंग नहीं भी करती है, असल जो प्रेशर है, असल जो दबाव है वो पाकिस्तान टीम पे होगा कि एक तो आपका आखिरी मैच रह गया है, कुछ आपने अपने गुनाह इसमें धोने भी हैं, तो यही वक्त है कि चलो आप अपनी कौम को दिखा दो कि आगे से हम सीरियस रहेंगे। तो अच्छा ये हुसैन उन जी, पे आप जो भी बात बोलते हैं बड़ा स्पष्ट लहजे में बोलते हैं, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। आज दिल पर हाथ लग के बताइए, क्या चाहते हैं? बारिश हो जाए, मैच वॉश आउट हो जाए, पाकिस्तान की साख बच जाए? देखिए, मैं तो यही चाहता हूँ, जैसे मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, मेरा जाती तौर पे इस मैच में कोई इंटरेस्ट नहीं, और मैं चाहता हूँ कि बरसात ही हो जाए, क्योंकि वो हमारे मौसमों के लिए अच्छी है, आगे जो हमारी फसलें आ रही हैं उनके लिए भी अच्छी होगी, तो मैं तो मतलब कुछ तो बरसात अच्छा हो चाहता हूँ। जाए, बारिश आ जाए, कुछ तो अच्छा कर जाए। बिल्कुल हुसैन जी, आपके पास वापस लौटूंगी। एक बार प्लेइंग 11, जो संभावित प्लेइंग 11 है, पॉसिबल प्लेइंग 11 बांग्लादेश की, वो आपको बता दूं। नजमुल हुसैन शांतो कैप्टन साहब, सौम्या सरकार, तंजीद हसन, मोहम्मदुल्ला, मुशफिर रहमीम, जेकर अली, मेहदी हसन मिराज, रिशद हुसैन, तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान और नाहिद राणा, ये संभावित 11 है बांग्लादेश की। अब जरा नजर पाकिस्तान की संभावित प्लेइंग 11 पर डालते हैं। उस्मान खान, बाबर आजम कैप्टन, माफ कीजिएगा, बाबर आजम, कामरान गुलाम, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, तैयब ताहिर, और आगा से बहुत उम्मीदें थी, हालांकि पिछली बार भी कुछ कर नहीं पाए। खुशदिल शाह, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, अबरार अहमद, मोहम्मद हसनैन। लगभग वैसी ही टीम है, और मुझे लगता है टीम बदलने से कोई फायदा होने भी नहीं वाला था। एक बार फिर से हुसैन साहब आपका ही रुख करती हूँ। सर, आपको नहीं लगता कि जिस तरह की पारी कल अफगानिस्तान टीम ने खेली है, बहुत बड़ा चैलेंज है आने वाले दिनों में हर टीम के लिए, इवन कि इंडिया टीम के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। 8 साल पहले ये टीम आई है। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, और यही चीज है, ये जो टीम है इसके अंदर हमेशा से एक किलिंग इंस्टिंक्ट होता है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव टीम है, और सबसे बढ़ के वाइट बॉल का जो फॉर्मेट है उसको बहुत अच्छे से समझते भी है। आप सिर्फ पिछले वर्ल्ड कप की बात करें, क्या उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को उसमें फंसा दिया था, अगर उसमें मैक्सवेल की इनिंग ना होती तो अफगानिस्तान वो मैच ले गया था, और इंग्लैंड का तो उन्होंने वो इशर किया जो उन्होंने कल किया। तो मैं समझता हूँ मेंटली बहुत इसमें इनके अंदर स्टेबिलिटी है। आप कल देखें कि जोफ्रा आर्चर ने उनके शुरू में 3 विकेट चटखा दिए थे, और ऐसा बिल्कुल। लग रहा था कि शायद एक बहुत बड़ा स्कोर हो नहीं पाएगा, हाँ। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने विकेट को समझा, विकेट पे स्टे किया। और मैं समझता हूँ यहाँ पे जो इस टीम के मेंटोर हैं यूनुस खान, उनका भी बहुत रोल है, क्योंकि अफगान प्लेयर उनके साथ बहुत अटैच है, और जो भी उन्होंने उनको टेक्निक्स बताई थी बैटिंग के हवाले से, वो हम्म। अफगान टीम के काम आई है। लेकिन अफगान टीम की जो जारियत है, उनकी जो बहादुरी है, इसको सलाम। बिल्कुल बिल्कुल, और हर प्लेयर ने अपना बहुत अच्छे से रोल निभाया है। एक बार फिर से पदमपति जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? और सवाल अगर देखिए मोनू आपके पास है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन फिलहाल पदमपति जी का रुख करते हैं। जी सर। तमन्ना को सबसे बड़ी बात क्या, टर्निंग पॉइंट क्या था मैच का मालूम है? टर्निंग पॉइंट ये था कि अफगानिस्तान की ओर से आखिरी 10 ओवर में 113 रन जोड़े गए। आप ये देखिए ना, और इसके लिए बिल्कुल पूरा श्रेय आपको जो है इब्राहिम को देना होगा। सर, 46 ओवर के बाद तो जो बरसात हुई है चौके छक्कों की, और बता दे रहा हूं, बहुत बहुत अच्छा ओवर था वो। जी आखिरी 10 ओवर में आप सोचिए कि 113 रन बने, तो इसने जो है सारा डिफरेंस कर दिया, सारा अंतर इसने किया। और इसके लिए अंतर का जो श्रेय है, मैं फिर एक बार कहूंगा कि इब्राहिम को जाता है। उन्होंने 66 गेंद पर अपनी 50 पूरी की थी, लेकिन शायद 140 गेंद में 177 रन है उनके। जी जी जी। तो मतलब चिथड़ा कर दिया था अंग्रेज बॉलिंग का, आप ये देखिए। और अब मैं जहां तक बांग्लादेश और पाकिस्तान की बात है, तो जावेद भाई मुझे याद आता है, देखिए मैं पाकिस्तानी टीम का बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूँ, दो राय नहीं है, क्योंकि ये टीम कभी भी देश के लिए नहीं खेलती, ये अपने लिए खेलती है। लेकिन जहां तक कप्तानी का सवाल है, मेरी किताब में जो 3 कप्तान है, एक टाइगर पटौदी है जिन्होंने इंडिया टीम को प्रोफेशनल बनाया, और दूसरे सौरभ गांगुली है जिन्होंने वो आक्रामकता दी। इंडिया वाज सपोज टू बी ए सॉफ्ट कंट्री, और उस क्रिकेट में भी वही हाल था।
उन्होंने कहा कि नहीं, तुम अगर एक तमाचा मारोगे 2 तमाचा हम देंगे तुमको, जड़ देंगे। तीसरे जो हमारे हैं, लेकिन जो बेस्ट है वो इमरान खान है। इमरान खान एक कप्तान के रूप में मेरी किताब में लाजवाब है। ये ठीक है कि राजनीति में क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसको मैं नहीं समझ सकता हूँ, बहुत बड़े रसिया भी थे इसमें भी सर, दो राय लेकिन वो नहीं बार बार मैं ये करने कह रही हूँ, वो की। दौर अलग ही था। पाकिस्तान की वो टीम बहुत बेहतरीन टीम थी सर, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी। आप इमरान खान की बात करें, आप वसीम अकरम को कैसे भूल सकते हैं? वैसा प्लेयर तो अभी तक नहीं आया। बहुत बाद में आए। देखो, इमरान की जो स्थिति थी 1971 से वो आ गए थे, एरेटिक थे, लेकिन धीरे धीरे अपनी गेंदबाजी को उठाया उन्होंने ऊपर, अपनी बल्लेबाजी को ऊपर उठाया, एक ऑलराउंडर के रूप में स्थापित हुए, और जब कप्तानी मिली तो मुड़ के नहीं देखा। आप ये समझिए कि ऐसा स्ट्रेटेजी हमने अपने जीवन में तो भाई नहीं देखा। देखिए 40 वर्ष से ज्यादा मुझे कवरेज करते हुए हो गया है, लेकिन इमरान से बेहतर कप्तान को कोई नजर नहीं आया। बिल्कुल, इसमें मुझे कहने में कोई संकोच बिल्कुल। नहीं। मोनू आज क्रिकेट एक्सपर्ट बन के खड़े हैं वहां पर, मुझे आज भी एंकर का ही रोल दिया हुआ है। तो क्रिकेट एक्सपर्ट जी, ये जो प्लेइंग 11 है दोनों टीम्स की, क्या लग रहा है वही प्लेइंग 11 है? मुझे लगता है इसलिए चेंजेस भी नहीं होंगे क्योंकि ज्यादा फर्क पड़ने नहीं वाला। चीज मैंने देखी है, प्लेइंग 11 भी देखी दोनों टीमों की, लेकिन बांग्लादेश के लिए जाकिर अली और खुशदिल शाह पाकिस्तान के लिए, और शायद हुसैन साहब भी एग्री करेंगे, लास्ट ट्राई सीरीज हुई थी तो खुशदिल शाह वहां पर शानदार परफॉर्मेंस किया था, और सलमान अली आगा तो इनफैक्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज भी रहे थे। ये दो यंगस्टर, क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम में भाई इन्हीं को ग्रूम किया जाए? क्योंकि बाबर के तो वैसे भी रन नहीं आए हैं, वो रन किस काम के जो मैच ना जिता पाए? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ। इनफैक्ट हुसैन साहब का शायद नेटवर्क का कुछ इशू है। मैं तो ये चाहता हूँ रन चाहे आप 20 बनाए 30 बनाए, लेकिन वो इंटेंट भी दिखे और वो रन टीम के काम भी आए। हुसैन जी, आवाज आ रही है आपको? जी, अगर ये सवाल रिपीट कर दें, उनकी आवाज हल्की सी कम हो गई थी, मैं उनका सवाल सही तरह से नहीं सुन सका। वो मोनू पूछ रहे हैं कि हुसैन साहब, इंटेंट नजर नहीं आता पाकिस्तान टीम में जीतने का। जी बिल्कुल, देखिए ये जो टीम है इसमें तो इंटेंट नहीं था। जो टीम हमारी चैंपियंस ट्रॉफी की लाई है तो हम इसको बार बार जो है वो कह चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब जो इसमें सिर्फ जो हमारे लिए एक चीज है कि हमारे एक तो नई सिलेक्शन कमेटी है, और जो हमारे डोमेस्टिक के अंदर टॉप परफॉर्मर्स हैं जो पिछले कई सालों से बैटिंग के अंदर बॉलिंग के अंदर बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनको टीम के अंदर चांस मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी कोई पर्ची नहीं होती है, उनकी कोई पीआर नहीं होती है, और यही मसला है कि उनका जो टैलेंट है वो जाया हो जाता है। और ऐसे बहुत से प्लेयर हैं, मैं आपके सामने फवाद आलम का नाम लेता हूं, मैं आपके सामने मतलब एक लंबी लिस्ट है, अगर मैं मतलब इस तरह आपके साथ शेयर करूं। मसला ये कि उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो जब तक एक सपोर्टिव सिस्टम नहीं होगा तो इंटेंट फिर कहां से आएगा? आपने एक ही जो प्लेयर है, आप उसमें बाबर आजम की बात कर लें, आप उसमें रिजवान की बात कर लें, इससे पहले शादाब भी इसका हिस्सा थे, शाहीन शाह भी थे, ये एक बकायदा पूल बन गया है। और मतलब ये अच्छा खेलें या ना खेलें, टीम के अंदर इनको होना है। तो ये टीम अब ये जो चीज है ना, ये हमारी टीम के इतने काम नहीं आ रही। तो मैं समझता हूँ जब तक हम मेरिट पे नहीं जाएंगे, और मैंने शायद पहले भी आपके शो में कहा था, शाहीन शाह को, नसीम शाह को, बाबर आजम को दोबारा डोमेस्टिक का रुख उसी तरह करना चाहिए जैसे टीम इंडिया ने विराट कोहली को रांची के अंदर भेजा, और वहां से वो बहुत ही निखर के सामने आए हैं। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने डोमेस्टिक में जाएंगे, उससे आपकी जो शान है, आपकी शुभ है, वो कम नहीं होगी, आप में इंप्रूवमेंट ही आएगी। बिल्कुल सर, और हमारे तो इंडिया के ऐसे कई सारे प्लेयर्स हैं जो आज भी डोमेस्टिक खेलते हैं, दिग्गज प्लेयर्स डोमेस्टिक खेलते हैं। और मुझे लगता है डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना, जैसे कि आपने कहा, कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट और एसेट होता है किसी भी खिलाड़ी का, और ऑब्वियसली आपकी प्रैक्टिस होती है, इंप्रूवमेंट होती है। हुसैन जी, मेरा सवाल आपसे है, जैसे सर कह रहे हैं, पदमपति जी जैसे कह रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम पहले उन्होंने जैसे नाम लिया, कैप्टन साहब का नाम लिया, उन्होंने जिस तरह से कहा कि पाकिस्तान टीम को कभी पसंद नहीं थी, मुझे तो लगता है आने वाले कुछ सालों में क्या हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा या फिर डाउनफॉल ही होगा? क्योंकि कुछ हालात सुधरते हुए तो नजर नहीं आ रहे। कल मैं स्टेडियम देख रही थी, स्टेडियम भी खाली था, स्टेडियम में भी कुछ ज्यादा भीड़ नहीं थी। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, बात वो ये अभी जो हमारे हालात इस टाइम चल रहे हैं ये बिल्कुल ऐसी है जब 2015 का वर्ल्ड कप खत्म हुआ था। उस वक्त हमारे पास उमर अकमल थे, उस वक्त हमारे पास अहमद शहजाद थे, उस वक्त हमारे पास सुहेब मकसूद हुआ करते थे। तो टीम बिल्कुल बैठ चुकी थी और बिल्कुल
आगे जाने का रास्ता दिखाई नहीं था दे रहा। लेकिन उसके बाद देखें, उन सब प्लेयर्स की छुट्टी की गई, जो अच्छे हमारे प्लेयर हमें मिले हमारी सुपर लीग से, हमारे डोमेस्टिक सर्किट के अंदर से, तो एक नई टीम सामने आ गई। आपका कैप्टन चेंज हो गया, सरफराज आ गया उस टाइम के हिसाब से, शादाब आ गया, फखर जमान आ गया, और टीम में एक नया खून आया था। तो मैं समझता हूँ अभी भी हम 2015 के ऊपर इस तरह खड़े हैं। जो हमारे पास टैलेंट है वो हमारे आसपास ही है, सिर्फ उसको थोड़ा सा हमें पॉलिश करना है, उसको हमको निखारना है, और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द एक अच्छी टीम हमारी बन सकती है। लेकिन एक बात कहूंगा आखिरी, नई जो टेक्निक्स हैं जो आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर हो रही है, जिसको इंडिया फॉलो कर रहा है, जिसको न्यूजीलैंड कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया कर रहा है, हमें उसी पैटर्न के ऊपर जाना होगा। तीनों जो फॉर्मेट होते हैं, टेस्ट है, ओडीआई है, T20 है, उनके अलग अलग कैप्टन, उनकी अलग अलग टीम, इस तरह से हमें चलना होगा कि टेम्परामेंट के जो प्लेयर हैं वो रहे वनडे के अंदर और टेस्ट के अंदर, और जिनका स्ट्राइक रेट अच्छा है, जिनके अंदर एग्रेशन है, उनको आप T20 स्क्वाड में डालें। बिल्कुल। पद्मपति जी, जैसे हुसैन जी कह रहे हैं कि हमें इंडिया के फॉर्मेट पे चलना होगा, लेकिन देखिए मैं बार बार वही कह रही हूँ, अफगानिस्तान की टीम से तो ऐसे में सीखने की बड़ी जरूरत है। अभी 8 साल पुरानी टीम है, ऐसे में उन लोगों ने इतनी जल्दी सब कुछ ग्रैब कर लिया, और एक बार फिर से कि वो पाकिस्तान टीम के लिए क्या, वो तो हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ऐसे में मेरा तो मानना है कि इंडिया की राह पर चलने से तो बेटर है कि आप इन छोटी टीम से बहुत कुछ सीखें पहले। दो राय नहीं है। हाँ, बहुत सही कहा तमन्ना आपने कि देखिए, अब जहां तक अफगानिस्तान का सवाल है, अफगानिस्तान को बहुत ज्यादा मैच खेलने को नहीं मिलते। वो मैच प्रैक्टिस करते थे ग्रेटर नोएडा में, बिल्कुल और बिल्कुल भारत सर, में बीसीसीआई ने उनको सपोर्ट किया था। हाँ। लेकिन एक बात मैं हुसैन साहब से पूछना चाहूंगा और कहना भी चाहूंगा। देखिए, एक टीम आप चुनिए, अच्छी टीम चुनिए, तमाम चीजें अच्छी लाइए, नए खिलाड़ी लाइए, लेकिन एक कप्तान ऐसा होना चाहिए जो न केवल बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिस्ट हो, बल्कि अपने प्लेयर से वो 101% निकाल सके। तो इमरान में खासियत थी, मैंने इमरान को क्यों महान कप्तान बनाया, हाँ। उसने हर खिलाड़ी को इस तरह से किया कि उसने अपना बेस्ट जो है निकाल के दिया। ऐसा कोई कप्तान मुझे हाल के वर्षों में पाकिस्तान में भी कोई दिखाई नहीं दिया। हुसैन साहब, आप जरा बताएंगे। अगर सर का सवाल जो है वो एक बार फिर हो जाए रिपीट, क्योंकि शायद उनकी आवाज का कोई मसला है, मैं उनको सही तरह सुन नहीं जी, पा रहा। सर का कहना है कि कैप्टेंसी मजबूत होनी चाहिए, और आपको नहीं लगता कि एक कैप्टन ऐसा होना चाहिए जो तमाम पूरी टीम को एक सामंजस्य में बिठा सके और जो अच्छा है उसको ला सके? बिल्कुल, ये बात ठीक है, और ये तो हमारा पूरा इतिहास है हमारी टीम के, जब जब हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग कैप्टन हुआ है, चाहे आप उसमें मुश्ताक मोहम्मद से स्टार्ट हो जाए, उसके बाद अब इमरान खान पर हैं, जावेद मियादाद पर हैं, इंजमाम पर हैं, वो खासकर वसीम अकरम, यूनुस खान के हवाले से हैं, तो ये सब बहुत ही तगड़े किस्म के करैक्टर थे। और आपको ऐसा ही कैप्टन चाहिए होता है जो टैलेंट को परख भी सके, उसको पॉलिश भी कर सके, और उसको सबसे अहम चीज जो पता हो कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं समझता हूँ कि ये अब तय करना होगा, और इसका तो मैंने अभी आपको कहा कि तीनों जो फॉर्मेट्स होते हैं उनमें आपको सेपरेट कैप्टन चाहिए। इसलिए मैं बार बार इंडिया का जो फॉर्मूला मैं उसकी कर रहा हूं बात। एक बात मैं कहूंगा, अभी यहाँ पे अफगानिस्तान की बात हो रही थी, तो मैं ये कहूँ जहां उन प्लेयर के अंदर कुछ सीखने का शौक है, आगे जाने की भूख है, तो इसके पीछे भी कुछ ऐसे लोग हैं कि उनको भी इसका क्रेडिट जाता है। उसमें आपके जो प्लेयर है अजय जडेजा, उनका बहुत बड़ा रोल है, उन्होंने बहुत अच्छी उनकी ग्रूमिंग की है। इसी तरह हमारे इंजमामुल हक, हमारे राशिद लतीफ, और अब हमारे यूनुस खान, इन्होंने अफगान टीम को जो आजकल की क्रिकेट होती है उसके हवाले से बहुत कुछ सिखाया। तो इन चारों का भी अपना अपना बहुत अहम रोल है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मोनू, आपसे सवाल मेरा ये है, कल आप बोल रहे थे कि बांग्लादेश और पाकिस्तान का मैच होगा, मैं चाहता हूँ पाकिस्तान जीत जाए, क्यों भाई? नहीं, इनफैक्ट मैंने इसलिए कहा था कि कम से कम एक उम्मीद रहे, बाबर रिजवान के रन आए। ठीक है, हारना एक अलग चीज है, लेकिन मैं हुसैन साहब ये भी इनफैक्ट कहना चाहता हूँ, भाई ठीक, आपकी टीम खराब खेली है, और ये वही टीम है 2017 में जिन्होंने लिफ्ट की था ट्रॉफी। हमें इस टीम को थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए। इनफैक्ट पाकिस्तान जो क्रिकेट फैंस है वो चाहें तो भाई क्रिटिसाइज कितना भी करते रहे, हम सुन रहे हैं फॉर्मर क्रिकेटर को भी, फैंस को भी, लेकिन जितना आप अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे वो आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि ठीक है,
हार जीत एक अलग पहलू है, बट आपको आई थिंक कोच बदलना होगा। और जो आकिब जावेद की जो सिलेक्शन थी, आई थिंक उस पर ज्यादा सवाल उठे थे। अब मैं ये भी चाहता हूँ, इनफैक्ट ये अपनी मेरी खुद की सोच है कि अगर आपका पाकिस्तान में कोई फॉर्मर क्रिकेटर अगर कोच बने तो लैंग्वेज बैरियर भी सही हो जाएगा, और शायद वो हो सकता है कुछ नई चीजें लेकर आ जाए। जो यंगस्टर हैं, आपके पास बहुत टैलेंट है, सैम अयूब आपके पास है, इनफैक्ट फकर जमा खैर नहीं कर पाए और हो सकता है वो तो रिटायरमेंट भी ले ले, बस सैम अयूब जैसे क्रिकेटर हैं आपके पास। तो मैं चाहता हूँ कि यार उनको आप ज्यादा अगर आप ग्रूम करें तो शायद आपकी क्रिकेट बेहतर हो सकती है। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, और मैं इसमें यही कहूंगा कि फखर के बारे में मैं ये कह दूं कि उनके बारे में इस तरह की क्या सराहियां हो रही थी कि वो रिटायरमेंट दे रहे हैं। उनका बयान आ गया कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, एक माह मुझे लगेगा और मैं दोबारा फिट हो जाऊंगा। तो वो तो अभी कहीं नहीं जा रहे, और वो टीम की जरूरत ठीक भी है। है। बाकी आपने सही हम्म। कहा, आकिब जावेद ने जो कल की प्रेस टॉक की और जिस तरह वो कह रहे हैं, उनका एक बयान तो मेरी समझ में नहीं आया कि अगर हम इंडिया हम्म। से हारे तो उसमें क्या ऐसी बात है, इंडिया से तो ऐसे टूर्नामेंट में हम हमेशा हारते रहे, ये क्या बयान है? मतलब ये कोई बयान है? बिल्कुल। आप अभी हारे हैं, आपकी कोचिंग सिफर रही है, आप अभी भी बेशर्मी के साथ इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो आप सही कह रहे हैं कि उनकी टीम में कोई जगह नहीं बनती है कि वो उस टीम की कोचिंग करे। और स्टार्ट में जो आपने कहा, मैं आपको यही कहूंगा कि हमें ऐसा वाकई कोच चाहिए जहां पे किसी किस्म का लैंग्वेज बैरियर ना। और मैं तो चाहता हूं हम्म। कि योगराज जी जो हैं, जो आजकल बहुत ज्यादा इंडिया से स्टेटमेंट दे रहे हैं हमारी टीम के जी। हवाले से, मैं कहता हूं उन्हीं को ले आए। और जो जिन्होंने एक युवराज सिंह जैसा चैंपियन पैदा किया है, हाँ। उनकी एकेडमी भी है चंडीगढ़ के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि इंडियन कोच भी मिल जाए ना, उसको भी ले लें, क्योंकि हम्म। जो इंडिया पाकिस्तान वाले जो हमारे ओल्ड हम्म। प्लेयर्स हैं, जो क्रिकेट सिर्फ इनके अंदर है, वो हम्म। और किसी में नहीं। बिल्कुल हुसैन जी, और योगराज जी अगर आ गए तो मुझे लगता है मोनू की ये जो शिकायत है लैंग्वेज बैरियर वाली, वो भी दूर हो जाएगी। पंजाबी में बोलेंगे दोनों और फिर डंडे ही चलेंगे सर। गुस्सा बहुत तेज आता है उनको। तमन्ना देखो, ऐसा है कि योगराज जो क्या बोलते हैं वो खुद नहीं जानते। हाँ। वो न जाने कितने आरोप कितने पर लगाते रहे, ये भी आपको पता होना चाहिए। मैंने उनको देखा है एज ए हाँ। बॉलर। वो न्यूजीलैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच खेले थे जब टीम ऑस्ट्रेलिया से लौट रही थी। हाँ। उस समय शायद 81 82 का था शायद दौर वो। और उसके बाद वो अचानक गायब हो गए। क्यों गायब हो गए ये आज भी रहस्य है। हालांकि इन्होंने कहा कि कपिल को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया कि मेरे को टीम से बाहर उन्होंने किया। बहुत अच्छा गेंदबाज थे, लेकिन उतने अच्छे वो वक्ता भी नहीं है, और नहीं उनकी ऐसा कैरेक्टर इन द पर्सनालिटी है। उनका दावा ये है कि वो एक साल में पाकिस्तानी टीम को बेस्ट, दुनिया की बेस्ट टीम बना देंगे। ये दावा जरा सा कुछ हमें थोथा लग रहा है। देखिए, आपके पास टैलेंट की कमी नहीं है, कप्तान के रूप में भी और आपके पास कोचेस के रूप में भी। वसीम अकरम एक ऐसी पर्सनालिटी है कि जो टीम को कंट्रोल कर सकता है। पंजाबी बहुत अच्छी जानते हैं, आप ये समझते हैं। वसीम अकरम है, वक्तार है, वक्तार मान लीजिए नहीं है, लेकिन वसीम अकरम को मैं मानता हूं इमरान के बाद कि वो उनका भी टीम पर बड़ा जबरदस्त कंट्रोल था। और खिलाड़ी वही महान होता है, कप्तान वही महान होता है जो टीम को साथ लेके चलता है। टीम उसके पीछे चलती है, उसको अनुसरण करती है, उसको अपना आइडियल मानती है। तो ऐसी लिहाज से मैं, अगर मुझे कोई कहा जाए कि आप सुनिए, तो मैं सबसे टॉप प्रायोरिटी जो है वो वसीम अकरम को देना चाहूंगा। हुसैन जी, हो सकता है आपकी ये दरख्वास्त जो है वो चली जाए योगराज जी तक और कोई बयान भी आ जाए, और हो सकता है वो तैयार हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। और आज तो मुझे लग रहा है मोनू, आज क्या करना है? आज तो बॉल नहीं है मेरे पास, कोई कैच कराने के लिए नहीं है। किसको जिताएं पदमपति जी, किसको जिताएं आज बताइए? मेरे को तो लग रहा है हायर ना कर रहे कोई कंट्री वाले, ऑक्टोपस बाबा की जगह मेरे को ना हायर कर ले। तमन्ना, एक बात बताऊं, पाकिस्तान के पास कम से कम आंसू पहुंचने के लिए एक मौका ये है कि जो सीरीज में वो बांग्लादेश के हाथों हारा है, हाँ। उसका हिसाब चुकता करने के लिए एक अच्छा अवसर आया है। कम से कम वो कह सकता है कि भाई पिछली हार का हमने बदला ले लिया। चलो तो ठीक अगर है, पाकिस्तान लेकिन सर मेरे को मेरे पीसीआर वाले कह रहे हैं कि आज बारिश हो रही है, आज बॉल भी नहीं है आपके हाथ में, बैट भी नहीं है, ये इशारा कर रहा है, ये इंट्यूशंस हो रही हैं कि बारिश होगी, वॉश आउट हो जाए, क्योंकि दोनों चीजें मेरे पास नहीं है। तो आज इनके कहने पर मैं ये प्रिडिक्ट करती हूँ कि आज वॉश आउट हो जाएगा, देखते हैं क्या होता है सर। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हुसैन जी आपका, पदमपति जी आपका। तो चलिए।